हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। ठीक है। तो इसको हम आयुर्वेद में इसको हम पांडु रोग बोलते हैं, पांडु रोग। ठीक है। जबकि इसको मैं आम भाषा में हम रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त अल्पता या खून की कमी। तो खून की कमी, तो आम भाषा में इसको हम खून की कमी बोलते हैं और एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एनीमिया के कारण के बारे में, किस कारण से एनीमिया होता है, क्या कारण है, अगर किसी को एनीमिया हो गया तो क्या उसमें लक्षण या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसमें हमको क्या ट्रीटमेंट, क्या इलाज चलेगा, और लास्ट में हम देखेंगे इसमें हमारा पथ्य और अपथ्य, मतलब खाना क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनीमिया क्या होता है। तो आम भाषा में हम खून की कमी बोलते हैं। किसी पर्सन में अगर खून की कमी होगी, रक्त की अल्पता होगी, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि जब भी किसी पर्सन के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसकी कमी हो जाती है, या हमारे ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है। इसे ही एनीमिया, पांडु रोग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स में। तो एनीमिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और दूसरा है परनीसियस एनीमिया। ठीक है। तो जो हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ज़्यादातर इंडिया में ये वाला हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो जन साधारण में अधिक देखने को ये वाला एनीमिया मिलता है, या जो एनीमिया है, या जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। ज़्यादातर जो एनीमिया पाया जाता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, और इंडिया में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ कारण मैं बात कर लेता हूँ। पहला कारण जैसे है कि भोजन में आयरन की कमी हो, जब विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, उसमें जब विटामिन B12, आयरन की और फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो ये रोग होता है। इसके अलावा लेडीज़ में लेडीज़ जब जल्दी जल्दी प्रसव करती हैं, मतलब बेबी का डिलीवरी करती हैं, तो उस कारण भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जो पीरियड के दौरान अगर उनको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब जब पीरियड के दौरान उनको अधिक मात्रा में उनका ब्लड लॉस होता है, खून बह जाता है, निकल जाता है शरीर से, तो भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जेंट्स में, मर्दों में, ये पाइल्स में, जब मर्दों का अगर पाइल्स होता है तो उसमें अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी मर्दों को या जेंट्स को भी ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हुक वर्म के भी कारण ये एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया, ये वाला जो एनीमिया है, इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी ब्लड में मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ साथ इनका जो आकार होता है, इनका जो साइज है, वो भी बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसमें जिसको परनीसियस एनीमिया रहता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, वो लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही कम हीमोग्लोबिन इसमें बचा रहता है। ठीक है। ज़्यादातर ये हमारे देश में या नहीं देखने को मिलता है। हमारे देश में ज़्यादातर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो पहला वाला है, वो देखने को मिलता है। ठीक है। ये डिजीज़ जो होती है, ये किसी एबनॉर्मलिटी ब्लड सर्कुलेशन या ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इसमें एंटी एनीमिक फैक्टर की कमी के कारण भी ये डिजीज़ जो हो जाती है। ठीक है। तो अगर किसी को हो रही है तो उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी हो, अगर ब्लड सर्कुलेशन में एबनॉर्मलिटी हो, या किसी प्रकार का ऑर्गन में डिस्टर्बेंस हो, तब भी ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष की एज वाले लोगों को ये ज़्यादातर होती है। ठीक है। और लेडीज़ में अधिक देखने को मिलती है। ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप्स। अब हम बात करते हैं हमारा कॉजेज़ के बारे में। क्या कॉज है कि किस कारण से एनीमिया होता है। तो सबसे पहला जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो है हमारा
ये एक मिनट, ये है हमारा लो आयरन डाइट एंड फॉलिक एसिड और विटामिन 12 डाइट देगा। अगर कोई अपने आहार में, भोजन में जो खाना खाता है उसमें उसके डाइट में आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और विटामिन B12 की कमी रहती है तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। तो अगर आयरन लो डाइट है, फॉलिक एसिड लो डाइट है और विटामिन B12 लो डाइट है तब भी ये एनीमिया रोग होता है। और लेडीज़ में हैवी पीरियड के दौरान जब उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उन केस में, अगर उनको ब्लीडिंग बार बार ज़्यादा होती है तो उस केस में इनको एनीमिया डेवलप हो जाता है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, अगर कोई महिला है वो जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है और जल्दी जल्दी उसका प्रसव हो रहा है, वो बेबी डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में भी ब्लड लॉस ज़्यादा होने के कारण एनीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक, इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलीसीमिया होता है, कैंसर होता है, इसके कारण भी जहाँ पे उसमें ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जिसमें RBC हमारी, WBC और सारे जो भी हमारे सेल्स रहते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है ब्लड अच्छे से बन नहीं पाता है, उसके कारण भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। बात करते हैं मेल्स में पाइल्स अगर किसी को मेल्स में है तो उस केस में अगर पाइल्स के पेशेंट में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर हुकवॉर्म है उस कारण भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोलोन कैंसर है, अल्सर है और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, उस कारण भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया या खून की कमी हो गई तो अगर वो सीढ़ी वगैरह चढ़ता है तो उसको ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, मतलब उसकी सांस फूलने लगती है। वो 1-2 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो थक जाता है और बैठ जाता है। दूसरा जो है पैल्पिटेशन, अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ा दूर दौड़ लिया या चल लिया तो पैल्पिटेशन होने लगता है, मतलब उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसकी सांस फूलने लगती है, ये पैल्पिटेशन होने लगता है। इसके अलावा उसको कमज़ोरी रहती है, फैटीग रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, जो ऊर्जा है उसकी बॉडी में। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मेरे बॉडी की ऊर्जा ख़त्म हो गई है, तो उसको कमज़ोरी और फैटीग महसूस होता है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ उसको ड्राई और येलोइश स्किन में देखने को मिलती है। उसकी जो स्किन रहेगी वो ड्राई रहेगी, रूखी स्किन रहेगी और स्किन जो रहेगी वो पीली कलर की रहेगी, या पीले कलर का या येलोइश कलर की हो जाती है। उसके जो नाखून है उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है और पेशेंट को ऐसे लगता है उसका बिल्कुल सर हल्का हो गया है, मतलब लाइट हेडनेस जिसको बोलते हैं, एकदम सर हल्का महसूस होना, जैसे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा नौजिया होता है, मिचली होती है, जिंजीवाइटिस होता है, मतलब मसूड़े वाला जो रोग होता है, मसूड़े जो फूल जाते हैं उसमें सूजन आ जाती है और उसके हाथ और पैरों में नमनेस हो जाता है। नमनेस मतलब यहाँ पे नमनेस मतलब होता है सूनपन, मतलब कुछ महसूस ना होना, अगर कोई टच भी करता है तो नमनेस महसूस होता है और क्रैम्प्स वगैरह भी होते हैं, पेन वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो गया एनीमिया का। बात करते हैं इसमें हम क्या जांच कराते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो सबसे पहले ऐसे लक्षण लेके आता है तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन CBC का जांच कराते हैं। इसके साथ साथ ही विटामिन B12, सेरम फेरेटिन का भी हम जांच कराते हैं। तो हमें ब्लड रिपोर्ट से पता चल जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उस हिसाब से हम वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करते हैं। बात करते हैं अब हम इलाज की, क्या इलाज रहेगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो अगर हमको ये पता चल गया है कि उसके ब्लड में या बॉडी में हुक वॉर्म्स हैं, ठीक है, कीड़े हैं, तो वहाँ पे हम डीवॉर्मिंग के लिए टैबलेट बैंडी देते हैं जिसमें कंपोजिशन एल्बेंडाजोल 400 mg होता है। ठीक है, ये अगर बच्चों को देना है, बच्चे को हुकवॉर्म हुआ है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो वहाँ पे हम बच्चे को सस्पेंशन फॉर्म के रूप में देते हैं, जो कि सस्पेंशन बैंडी के नाम से आता है। इसमें भी एल्बेंडाजोल रहता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अगर हुकवॉर्म हुआ या कीड़े वगैरह। तो यहाँ इसको कैसे चलाना है, तो इसको हमको एक टैबलेट 3 दिन तक लगातार चलाना, एक टैबलेट 3 दिन तक देना है। इसके बाद हमको 4 सप्ताह तक
हर एक सप्ताह में एक टैबलेट चलाना है, ठीक है। तो एक टैबलेट हर सप्ताह तक 4 वीक तक चलाना है। इसके बाद अगर खून की कमी हुई है, आयरन की कमी हुई है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वहाँ पे हम कैप्सूल फेफॉल जेड के नाम से टैबलेट आती है, जिसमें कंपोजिशन क्या है, कार्बोनिल आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक। तो इसको हम देते हैं पेशेंट को, इसको खाने के लिए। इसको आप एक गोली खाने के बाद रोज़ाना खाना, तो एक टैबलेट इसको खाना है खाने के बाद, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट डेक्सोरेंस देते हैं या सिरप डेक्सोरेंस देते हैं। इसको भी 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट टैबलेट नहीं खा पाता है, कैप्सूल नहीं खा पाता है, तो वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं एमेफेरॉन, जिसमें आयरन डेक्स्ट्रान है, ठीक है। तो इसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं इसका, अगर पेशेंट जो है कैप्सूल या टैबलेट नहीं खा पा रहा है या बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में खून की कमी होगी, तो हम तुरंत फ़ायदे के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसको हमको इंट्रामस्कुलर लगाना है, ठीक है। तो लगाने से पहले इसको आप इसका रिएक्शन चेक कर सकते हैं। आप इसको सब क्यूटेनियस लगा के 5 मिनट तक देख लेना चाहिए कि मरीज को कोई रिएक्शन तो नहीं है, तब इसके बाद हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ही हम प्रोटीन पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं पेशेंट को ताकत देने के लिए। वीकनेस जो हो रही है उसके साथ साथ हम प्रोटीन पाउडर दूध के साथ इसको खाने के लिए देते हैं, ठीक है, सुबह शाम। तो ये हो गया हमारा कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मतलब अंग्रेजी दवा हमको क्या क्या करनी है वो हम देख लिए हैं यहाँ पे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या क्या देख सकते हैं हम। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे नवायस लौह का यूज़ कर सकते हैं, ताप्यादि लौह का यूज़ कर सकते हैं, धात्री लौह, लौह भस्म, लौह आसव, द्राक्षा आसव, पुनर्नवा मंडूर और आमलकी रसायन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जितने भी हमारे लौह वाले हैं, ये सब हमारे बॉडी में आयरन की जो डिफिशियंसी है या आयरन की कमी है, उसको ये आयरन की कमी को दूर करके आयरन की मात्रा बढ़ाएंगे और हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल पर लाएंगे, ठीक है। लौह आसव आपका खून की मात्रा बढ़ाएगा, आपकी भूख बढ़ाएगा, ठीक है। आमलकी रसायन जो है ये रसायन की तरह काम करेगा। और पुनर्नवा मंडूर ये आपको लीवर के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जो भी अगर स्वेलिंग वगैरह है, कमजोरी वगैरह है, भूख नहीं लगती, तो वहाँ पे आप पुनर्नवा मंडूर बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पथ्य और अपथ्य की। इसमें हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पथ्य हो गया ये हमारा, ये अपथ्य हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको पथ्य में मतलब क्या खाना है। तो आपको पालक, स्पाइनच खाना है, इसको हम पालक बोलते हैं हिंदी में, पालक खाना है। सलजम खाना है, बीट रूट जिसको बोलते हैं, चुकंदर जिसको बोलते हैं। कैरेट, गाजर का प्रयोग करना है। डेट्स मतलब खजूर, यहाँ पे आपको खजूर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। चेरी हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, एप्पल हो गया, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइट में, आपके खाने पीने में इसका यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ पे आप मीट यूज़ कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, लीवर और किडनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके चिकन शॉप पे मिल जाता है, मटन शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पथ्य में ये चीज़ होती है। और अब बात करते हैं हमको क्या नहीं खाना है, जिसको हम अपथ्य बोलते हैं। देखो क्या नहीं खाना है, तो आपको सॉल्टी, सोर, स्पाइसी, हॉट डाइट नहीं खाना है। तो सॉल्टी मतलब नमक वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें या गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक्सपोजर टू सनलाइट, आपको सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा, सनलाइट में मतलब धूप में ज़्यादा नहीं रहना है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो अल्कोहल और स्मोकिंग को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट के साथ आपका पथ्य और अपथ्य है। जब तक आप पथ्य और अपथ्य का फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको अपने दिनचर्या में नहीं लाएंगे, तब तक आपको दवाओं से आराम नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से फॉलो करिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को कमेंट करिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसी तरीके से नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।